नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद की। संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक अनुच्छेद क्या है और कौन कौन से तथ्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से तथ्य लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। इन सब पर एक बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो संबंधित बैच में आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिर चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो, निरंतर आपको हम कंटेंट विधिवत उपलब्ध करवाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप हमें मैसेज करिए और आपको हम पूरा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्विक रिवीजन थ्योरी नोट्स के माध्यम से, वन लाइनर्स के माध्यम से, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के माध्यम से। आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी पीईटी एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू प्रकाशन की है। इस बुक का टाइटल है संपूर्ण गाइड, और यहां पर आपको 2200 से अधिक एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। सभी टॉपिक्स का सिलेबस के अनुसार कंटेंट मिलने वाला है और 4 सॉल्व पेपर भी मिलने वाले हैं पीटी के। यहां पर सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस दिया गया है और फिर सिलेबस के अनुसार पूरा कंटेंट दिया गया है। आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास के कंटेंट में सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल, उत्खननकर्ता, खोजकर्ता, वर्ष, नदी। इसी प्रकार बौद्ध धर्म की सारी जानकारी, बौद्ध सभाओं के बारे में, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, राजा, जैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपको टेबल बनाकर पॉइंट वाइज तरीके से सुव्यवस्थित नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। चच्चू प्रकाशन की संपूर्ण गाइड के अलावा यूपी पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। अगर आप इन किताबों को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टॉल से जाकर भी ये किताबें ले सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, शुरुआत करते हैं संसद के अनुच्छेद 79 से। संसद यानी कि पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में वर्णित है। इसके 3 स्तंभ बताए गए हैं संसद के। एक तो है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में वर्णित है, और तीसरा है लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में वर्णित है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। बात करते हैं राज्यसभा की, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 80 में वर्णित है, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। मनोनयन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं, अनुच्छेद 83 में वर्णित है। प्रकृति क्या होती है? यह एक स्थायी सदन है, यानी कि परमानेंट हाउस है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, किसे स्थायी सदन कहते हैं, किसे उच्च सदन कहते हैं। तो ये सारी बातें राज्यसभा के बारे में बोली जाती हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है जो राज्यसभा से जुड़ा परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का एकाधिकार किसको है? राज्यसभा को है। बात कर लेते हैं लोकसभा की, जिसे हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं। अनुच्छेद 81 में वर्णित है। अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 550 है। वर्तमान में 541 सांसद चुने जाते हैं। 104 में संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करें तो चुनाव प्रणाली कैसी है? प्रत्यक्ष निर्वाचन है किसकी? लोकसभा की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा इनका चुनाव होता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो अनुच्छेद 93 लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष की विशेष शक्तियां होती हैं। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह अनुच्छेद 110(3) में वर्णित है। संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाए गए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अनुच्छेद 118(4) में वर्णित है। दल बदल की बात करें तो 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय
अध्यक्ष ही करता है। निर्णायक मत कास्टिंग वोट, सामान्यतः अध्यक्ष मतदान नहीं करता, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में अनुच्छेद 101 के तहत वह निर्णायक मत देता है। त्यागपत्र, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। बात कर लेते हैं भारत के महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 में यह वर्णित है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के समान ही है इसकी। अनुच्छेद 88 की बात करें तो संसद में अधिकार की बात करता है। महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और संसद के किसी भी समिति जिसका वह सदस्य हो में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। बात कर लेते हैं संसद की कार्रवाई और प्रमुख प्रस्ताव की। प्रश्नकाल बैठक का पहला घंटा 11 से 12 पीएम। इसमें तारांकित यानी कि तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर, अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल, प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 पीएम, यह 1962 से शुरू हुआ भारतीय नवाचार है। इसमें बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के मामले उठाए जाते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव, जब कोई मंत्री गलत तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है, तब किसी सदस्य द्वारा यह लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो केवल लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। इसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी पक्की करनी है कि अनुच्छेद 75(3) में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब बात कर लेते हैं विधेयकों के प्रकार और प्रक्रिया की। अनुच्छेद 107 साधारण विधेयक से संबंधित है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसे पारित होने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 108 की बात करें तो संयुक्त बैठक से संबंधित है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 109 है, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा इसे पारित होने के बाद राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है या केवल सिफारिशें दे सकती है, इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। इस पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, जैसे कर लगाना, समाप्त करना या भारत की संचित निधि से धन निकालना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन विधेयक। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। इस पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। बात कर लेते हैं संसद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन की बात करता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है। और अनुच्छेद 103 गणपूर्ति यानी कि कोरम, सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है मीटिंग शुरुआत करने के लिए। अनुच्छेद 105 की बात करें तो संसद के सदस्यों और समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है संसद के सांसदों को जो विशेष शक्तियां मिलती हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत, तो वो 105 के तहत मिलते हैं, प्रिविलेजेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, जिसे आम बोलचाल में बजट कहते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जाए भारत का जो बजट है वो किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, तो अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 114 की बात करें तो विनियोग विधेयक संचित निधि से धन निकालने के लिए लाया जाता है, इसलिए प्रयोग में लाया जाता है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, लैंग्वेज इन पार्लियामेंट की बात करता है। और अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाना
का प्रावधान करता है, यानी कि संसद की कार्यवाही जो भी होती है वो सिर्फ संसद तक रहेगी, न्यायालय में उसे घसीटा नहीं जा सकता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की बात करें तो ये कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है, आर्टिकल 53 में वर्णित है। निर्वाचन मंडल की बात 54 में वर्णित है। महाभियोग की बात आर्टिकल 61 में वर्णित है और अध्यादेश शक्ति की बात 123 में वर्णित है। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे भी। सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण अनुच्छेद और उप अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल और सब आर्टिकल। अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो फर्स्ट सिटीजन होगा और हेड ऑफ द स्टेट होगा। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 53(1) में लिखा है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और राष्ट्रपति का अधीनस्थ अधिकारी कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है। 53(2) की बात करें तो राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होगा। 53(1) में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 53(2) में लिखा है कि राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करता है। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ए कैटेगरी में संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बी कैटेगरी में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 55 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है और 55(3) में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा गुप्त मतदान के तहत होगा। अगला है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है। 56(1) में लिखा है कि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक इसकी पदावधि होगी। 56(1) में लिखा है कि वह उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। 56(1) में लिखा है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया से महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब 61 में प्रक्रिया क्या है, महाभियोग क्या है, हम बाद में देखेंगे। अनुच्छेद 57 की बात करें तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि कोई सीमा तय नहीं है। अमेरिका में 2 बार की सीमा तय है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 58 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं क्या चाहिए, उसकी बात करता है। 58(1) में लिखा है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 58(2) में लिखा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 61 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की यह बात करता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना के बाद, यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको लिखित सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा रहा है। प्रस्तावों को दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, पर विधानसभा सदस्य नहीं। अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। आकस्मिक रिक्ति होने पर चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। अनुच्छेद 71 की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवादों की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 72 की बात करें तो क्षमादान की शक्ति की बात करता है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन यानी कि रिप्राइव, विराम यानी कि रिस्पाइट, परिहार यानी कि रिमिशन या लघुकरण कर सकता है। इसमें कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड भी शामिल है।
अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन और 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। अनुच्छेद 111 की बात करें तो विधेयकों पर अनुमति की बात करता है। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, अत्यांतिक वीटो के द्वारा, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, निलंबनकारी वीटो के द्वारा, और कोई निर्णय नहीं लेकर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। अनुच्छेद 123 की बात करें तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, जब संसद के दोनों सदनों सत्र में ना हो और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह तक ये वैध होता है। अनुच्छेद 143 इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 में वर्णित है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 65 में वर्णित है। कब होता है ये सारी बातें अभी हम बात करेंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण अनुच्छेद 63 से 71 तक। अनुच्छेद 63 बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे वेतन उपराष्ट्रपति पद का नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। अनुच्छेद 65 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अधिकतम 6 माह तक। इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। 66 एक निर्वाचक मंडल से संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव राज्यों की विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। 66(3) में योग्यताओं की बात कही गई है। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कौन? उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। अनुच्छेद 67 की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है 5 वर्ष। 67A में लिखा है कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। 67B में लिखा है कि पद से हटाना उसे केवल राज्यसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 68 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय कार्यकाल समाप्ति से पूर्व और आकस्मिक रिक्ति को भरने के वाले व्यक्ति की पदावधि होता है। अनुच्छेद 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। अनुच्छेद 70 की बात करें तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन संसद विधि बनाकर व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 71 की बात करें तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद निर्णय सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य संसद और विधानसभा भाग लेते हैं, और यहां पर जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। तो आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये टॉपिक कैसा लगा, क्या आपको इस प्रकार से पहले से तैयारी थी इस टॉपिक की। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करिए और आपको ये पीडीएफ्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छे नोट्स, बहुत अच्छे वन लाइनर्स, बहुत अच्छे पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट की पीडीएफ हम लगातार आपको आपके एग्जाम तक उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।